दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार सरकार पानी पर टैक्स लगाने जा रही है। जहां अगले 3 महीने में बिहार के सभी निकायों में वाटर टैक्स शुल्क लागू कर दिया जाएगा। वाटर टैक्स की वसूली पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 के तहत की जाएगी। जब बिहार में फिलहाल पानी फ्री है, लेकिन अब सरकारी पेयजल का कनेक्शन लेने वालों को इसका भुगतान करना होगा। यानी कि अब बिहार वासियों पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। जब पटना नगर निकाय के साथ बिहार के सभी निकायों को पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 के तहत जल्द ही वाटर टैक्स की वसूली शुरू करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर के विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। जहां कल जुमे की नमाज के बाद बिहार के नवादा, भागलपुर, पटना, रांची, आरा जिले में भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग और यूपी में नमाज के बाद प्रदर्शन के दौरान सख्ती के विरोध में बाजार बंद रहे और हल्की नारेबाजी भी हुई। झारखंड के रांची में तो ये प्रदर्शन उग्र हो गया और जम करके नारेबाजी हुई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पोस्टर भी चपसा किए गए। पूरे मामले पर पुलिस सक्रिय हो गई है और इस पर कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के कई जिले में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के शहर से लेकर गांव तक फोटो चपसा किया गया। गिरफ्तारी की मांग को लेकर के कई जगह विरोध प्रदर्शन काफी उग्र हुआ। वहीं सड़क और बिजली की खंभों में फोटो चपसा किया गया। जब पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है, विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वेच्छता से अपनी अपनी दुकानें बंद रखी है। वहीं एक दुकानदार शादाब अहमद ने कहा कि मोहम्मद साहब के विरोध में जो टिप्पणी की गई है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए। मोहम्मद हमजा नाम के एक शख्स ने कहा कि किसी के धर्म के विरोध में टिप्पणी करना अनुचित है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत अगले साल से सरकारी स्कूलों में भी तीसरी, 5वीं और 8वीं की भी बोर्ड जैसी परीक्षा हो सकती है। इसे लेकर के शिक्षा मंत्रालय ने पत्र लिखकर के बिहार समेत अन्य राज्यों से सुझाव मांगे हैं। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने केंद्र सरकार की चिट्ठी की पुष्टि करते हुए कहा है कि प्रारंभिक विद्यालय में तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा जैसी आयोजित की जा सकती है। जब फिलहाल ये बोर्ड परीक्षा नहीं होगी बल्कि की जैसी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार व्यवहार न्यायालय में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम दुबे की कोर्ट ने मनिहारी थाना कांड संख्या 129/2016 में जमीनी विवाद में राणा सिंह की हत्या के मामले में सजा सुनाया है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए पीपी शंभू प्रसाद ने बताया है कि ये मामला मनिहारी कांड संख्या 129/2016 है, जिसमें 8 नामजद हैं और 70 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें एक आरोपी फरार है जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है। इसलिए आज न्यायालय ने 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाया है। जहां आगे अज्ञात 70 लोगों पर ट्रायल जारी है। इस फैसले के बाद परिवार वालों ने कहा है कि कानून के दरबार में इंसाफ मिला है। जहां आगे जो लोग फरार है उनका भी पुलिस प्रशासन एवं न्यायालय जल्द से जल्द सजा दिलाएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर में पोस्टमार्टम कर्मी नागेंद्र मल्लिक निलंबित हो गए हैं। जांच टीम की सर्वे के बाद सिविल सर्जन ने यह कार्रवाई की है। जब नागेंद्र मल्लिक पर 50,000 रुपये मांगने का आरोप लगा था। ये मामला तब सामने आया था जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मृतक का पिता बेटे के शव को लाने के लिए भीख मांग रहा था, जो आपको केटीवी लाइव के माध्यम से भी कल की वीडियो में दिखाया गया था। जब वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन में हरकंप मच गया था। जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस मामले में 24 घंटे में CMHO से पूरी रिपोर्ट मांगी थी। समस्तीपुर डीएम योगेंद्र सिंह ने सिविल सर्जन को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिए थे। दोस्तों बात करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर के विवादों में घिरी भाजपा के निलंबित नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ शुक्रवार को
भागलपुर जिले की एक अदालत में अर्जी दी गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये अर्जी दाखिल की है। अर्जी में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के साथ स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिनका इसी तरीके से भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उनका भी नाम दिया गया है। दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और नरसिंहानंद सरस्वती के बयान से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। यह भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली ये याचिका पर 21 जून को सुनवाई होने की संभावना है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI के EMD के तौर पर बिहार के रहने वाले आलोक कुमार की नियुक्ति की गई है। जब मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर के चक मेहसी थाना क्षेत्र के नीमा चक हैदर गांव के शिक्षक पुत्र आलोक कुमार चौधरी भारतीय स्टेट बैंक के EMD के पद पर पहुंचने वाला वे बिहार से तीसरी कर्मचारी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में टाउन थाना क्षेत्र के अमन नर्सिंग होम में एक महिला की सिजेरियन डिलीवरी के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। यह मौत की बात नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने परिवार वालों को नहीं बताई और नर्सिंग होम का संचालक मृत महिला को इलाज के बहाने पूर्णिया ले गया, लेकिन बीच रास्ते में हुए परिजन और महिला को छोड़कर के भाग गया। यह घटना के बाद परिवार वालों ने नर्सिंग होम में आकर के काफी हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरीके से शांत कराया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नौकरी ढूंढने वालों के लिए सुनहरा अवसर आई है। बिहार में अब स्नैक्स, चिप्स और मसाला की उद्योग लगाया जाएगा। यह कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर के रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। केले, आलू के चिप्स और मक्का आधारित स्नैक्स और मसालों का प्रसंस्करण करने के लिए बिहार कृषि निवेशक प्रोत्साहन नीति के तहत 4 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। कृषि सचिव डॉक्टर N श्रवण कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। यह बैठक करके ये निर्णय लिया गया। 21 करोड़ की इन परियोजनाओं को 1,51,00,000 की कुल अनुदान राशि दी जाएगी। कृषि विभाग ने अभी तक 35 करोड़ की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें पटना, भोजपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और वैशाली क्षेत्र में लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष तथा हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन अब बिहार के कई इलाकों में बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। यह मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इन इलाकों में कहीं बूंदाबांदी होगी तो फिर कहीं कई जगहों पर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आंधी और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग पटना ने सीतामढ़ी, मधुबनी के कुछ इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 30 से 50% प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार है। ऐसे में विभाग ने लोगों को घर में ही रहने को कहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी बिहार में तेज आंधी और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस आंधी के कारण कच्चे घरों के छप्पर उड़ गए थे और कई बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए थे। साथ ही बारिश ने किसानों को काफी क्षति पहुंचाया था। खास तौर पर इस आंधी पानी से आम के बागों और फिर मकई के फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। प्रशासन भी इस क्षति का आकलन करने में जुटी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के माने तो सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज में, तो वहीं वेस्ट चंपारण में सबसे कम बारिश होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार सभी भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध कराएगी। उन्हें भूमि का पर्चा देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 2 साल से गरीबों को राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जरूरतमंद गरीबों को 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ये बातें जिला प्रशासन द्वारा समाहरणालय सभागार में आयोजित पर्चा वितरण शिविर में बोलते हुए कही है। दोस्तों, बात करते हैं कि UIDAI ने डोर टू डोर आधार सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इसका मतलब ये है कि अब से आप बिना किसी सरकारी कार्यालय में आए अपने दरवाजे पर आधार कार्ड सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। अब आपका डाकिया आपके घर पर आपको पत्र सौंपने के साथ साथ आधार सेवाएं भी देगी। इसके लिए UIDAI इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 48,000 डाकियों को प्रशिक्षण दे रहा है। उन्हें देश के दूर दराज के हिस्सों में घर घर जाने और फिर आधार नंबर को मोबाइल नंबर से जोड़ने, विवरण अपडेट करने और घर घर जाकर के बच्चों का नामांकन करने के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि सरकार गांव के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके आलोक में जिला प्रशासन योजना की कवायद करने में तेजी के साथ जुटा हुआ है। यदि यह योजना पूरी तरीके से धरातल पर उतरेगा तो फिर निश्चित ही गांव भी शहर की तरह दिखेगा, क्योंकि सरकार की कई योजनाओं से शहर की सुविधाएं और व्यवस्थाएं अब गाँव में भी लागू होगी, जहाँ चाहे बिजली पानी या फिर लाइट की बात हो या फिर साफ सफाई या कचरा प्रबंधन की। अलग अलग योजनाओं के तहत गाँव के विकास के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। जहाँ शहर की तरह अब गांव में भी लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कचरा प्रबंधन का कार्य होगा। जब प्रत्येक पंचायत में यानी कि हर पंचायत में सभी घरों में जिला प्रशासन एक हरा एक नीला डस्टबिन उपलब्ध कराएगा, जो सूखे और गीले कचरे के लिए होंगे। साथ ही सामुदायिक उपयोग के लिए एक बड़ा डस्टबिन उपलब्ध कराया जाएगा, जहां सामुदायिक स्तर पर कूड़े की डंपिंग होगी। ग्रामीण नालियों को भी अंडरग्राउंड स्तर पर जोड़ने के लिए शोक पिस्टन बनाने का भी प्रोविजन है, जिसके आलोक में ग्रामीण क्षेत्र के नालियों को अंडरग्राउंड से जोड़ा जाएगा। गांव का समुचित विकास करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार समय समय पर कई योजनाएं चलाती रहती है। इन योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत गाँव के लोगों की रात अब अंधेरे की बजाय उजाले में गुजरेगी। यह योजना के तहत गाँव के हर एक वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएगी। ऐसे में स्ट्रीट लाइट लगने के बाद से गाँव के लोगों को काफी फायदा होगा। हर स्ट्रीट लाइट में रिमोट सिस्टम लगेगा, जिससे इसकी आसानी से मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसको लेकर के तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षण भी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि रात में बिजली ना होने की वजह से गांव के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस योजना से गांव भी शहर की तरह रात में भी दुधिया रोशनी से जगमगा रहेगी। सरकार के निर्देश पर मनरेगा पुराने तालाब का जीर्णोद्धार करके उसका कायाकल्प करेगा। इन तालाबों की खुदाई से लेकर के कई तरह की व्यवस्थाएं बहाल होगी। इन सरोवरों का निर्माण न्यूनतम 1 एकड़ तथा अधिकतम 5 एकड़ रकबा में होगा। इसके अलावा तालाब के चारों ओर फूल पत्ती आदि पौधे का रोपण होगा, जहाँ वहीं चबूतरा और फुटपाथ का भी निर्माण होगा, ताकि तालाब को देखने में काफ़ी आकर्षण लगे और फुटपाथ पर सुबह शाम लोगों को टहलने में भी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में एक ऐसा हॉल बनाया जाएगा जहां गांव के लोग शादी भी कर सकते हैं। इसमें हॉल, सामुदायिक शौचालय संग अन्य व्यवस्थाएं शामिल रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। जहाँ नेपाल में हो रही बारिश के कारण नदियां उफनाने लगी है। पिछले साल 15 जून से 31 अक्टूबर तक बाढ़ अभियान चलाया गया था, लेकिन इस बार 1 जून से ही 31 अक्टूबर तक बाढ़ अवधि सरकार ने तय किया है। जहाँ सीमांचल में कई छोटी नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। असम में हुई बारिश का असर भी है, जहाँ महानंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। वहीं नेपाल के तराई वाले इलाकों में बारिश के कारण कोसी, गंडक, बागमती, अधवारा समूह, कमला बलान, महानंदा और खिरोई जैसी नदियों के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। जून के पहले सप्ताह में ही नेपाल के तराई इलाकों में हुई बारिश के कारण बिहार की कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। इससे जल संसाधन विभाग की चुनौती बढ़ गई है। जल संसाधन विभाग ने अपने अभियान को अभी से ही अलर्ट कर दिया है। इस बार 1 जून से 31 अक्टूबर तक बाढ़ का समय जल संसाधन विभाग ने तय किया है। पहली बार इस तरह से किया गया है। 1 जून से ही नदियों के जलस्तर का डाटा भी जारी हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब धान की नई वैरायटी खोजी गई है, जिससे उपजाने के लिए किसानों को खेत में कम पानी और खाद की जरूरत होगी। इसकी खोज भागलपुर जिला के सबौर में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में की गई है। ये धान 140 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा और बेहद कम खर्च में किसानों को इससे अधिक लाभ मिल सकेगा। यह फसल कई बीमारियों के प्रकोप से मुक्त रहेगा। इसे अगले साल राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में सबौर मंसूरी की खोज की गई है, जहाँ ये एक अलग किस्म की धान है। इस धान को उपजाने के लिए किसानों को आम धान की तरह अधिक पानी और खाद की जरूरत नहीं होगी। ये कम पानी और कम खाद की खपत के साथ तैयार हो जाएगा। इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 60 से 70 क्विंटल हो सकेगा, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। कम खर्च के साथ अधिक धान की प्राप्ति किसानों के लिए लाभदायक होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगले 3 महीने बाढ़ का मौसम रहेगा। यह खास करके उत्तर बिहार में बाढ़ के कहर से हर बार जान माल की क्षति होती है। इस आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने बिहार के बाढ़ग्रस्त जिलों के सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने को कहा है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी के आवेदन रद्द करने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों और फिर सिविल सर्जनों से बाढ़ के दौरान बीमारी से निपटने के लिए त्रिस्तरीय
तैयारी करने को कहा है। इसके लिए विभाग की ओर से विस्तार से गाइडलाइन नए सिरे से जारी की गई है। अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में मीडिया को बताया है कि उत्तर बिहार के 15 जिले अति बाढ़ प्रवण है। बाढ़ के दौरान यहाँ जान माल की क्षति के साथ कई तरह की जल जनित बीमारियां भी फैलती है। जहाँ उन बीमारियों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो फिर महामारी की आशंका उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जयंती पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पाठशाला का शुभारंभ करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने इस पाठशाला के बारे में बताया है कि ये जनशक्ति के 5 संकल्पों में से एक संकल्प को सशक्त करेगा, जिसमें शिक्षा को शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था से बिहार का भविष्य बचाने के लिए लालू पाठशाला का शुभारंभ किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर जनशक्ति के 5 संकल्पों में से एक संकल्प शिक्षा को बढ़ावा देते हुए लालू पाठशाला का शुभारंभ करने जा रहा हूं, ताकि ये भ्रष्ट सरकार शिक्षा में बाधा न बने। आपको बता दूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज के फुलवड़िया गांव में हुआ था, जहां वे 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। जहां इस बीच चारा घोटाले के मामले में उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के फॉर्मूले से इत्तेफाक नहीं रखती है। जब बीजेपी का मानना है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से जनसंख्या नियंत्रण का हल नहीं निकलेगा। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए सरकार को योजना बना करके कम बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। हालांकि सीएम नीतीश कुमार का मानना है कि लड़कियों की शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण संभव है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का मानना है कि बिहार विकास कर रहा है, इसके बावजूद हम फिसदी है। वे कहते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के हो रही चर्चा के बीच गुरुवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि विकास करने के बाद भी केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण बिहार फिसदी दिखता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के बड़ीजान पंचायत में 8 पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। इस पुल को बनाने में कुल लागत 1,44,06,412 रुपये लगाए गए हैं। इस पुल को बनाने में कई तरह की अनियमितता की गई, जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया। बीते दिन गुरुवार को निर्माणाधीन पुल का सेंटरिंग खुल करके नदी की धारा में बह गई। इसके बाद पुल के कई हिस्सों में दरार पड़ गई। इसी कारण से पुल निर्माण कार्य में सावधानी के साथ साथ इसके गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के दुर्गापुर घाट का है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिले की बूढ़ी कनकई नदी पर दुर्गापुर घाट में 8 सीसी पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह पुल के दोनों हिस्से का ढलाई का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वहीं पुल के बीच के हिस्से का ढलाई का काम प्रगति पर था। इस बीच बारिश के कारण नदी में पानी के बहाव में पुल के ढलाई वाले भाग का सेंटरिंग नदी में गिर गया। दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू नेता और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि नीतीश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने की पूरी काबिलियत है। जहां उन्होंने कहा है कि नीतीश राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर हर बिहारी को खुशी होगी। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि देश के 16वें राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुनाया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि देश के 16वें राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना जाता है। यह अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम लेकर के हलचल पैदा कर दी है। श्रवण कुमार ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने की पूरी काबिलियत है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन और सोच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर हर बिहारी को इसमें खुशी होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति की बनने की नीतीश कुमार की ना कोई दावेदारी और ना ही कोई इच्छा है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से विदाई होने से पहले आरसीपी सिंह का हर पर कतरा जा रहा है। यह आरसीपी सिंह का पहले राज्यसभा टिकट साफ किया गया। उसके बाद उनके करीबी नेताओं को नेतृत्व ने अपने साथ जोड़ करके आरसीपी सिंह को अलग थलग कर दिया है और अब पटना में उनका सरकारी बंगला भी छीन लिया गया है। पटना में स्टैंड रोड पर आरसीपी सिंह 7 नंबर बंगले में रहते हैं। हालांकि ये बंगला उनके नाम पर आवंटित नहीं है, लेकिन अब सरकार ने इस आवंटन को रद्द करते हुए 7 स्टैंड रोड बंगला राज्य के मुख्य सचिव के नाम से आवंटित कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि आरसीपी सिंह को पटना का सरकारी बंगला खाली करना होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद से जनशक्ति परिषद के अपने उम्मीदवार उतारने की मांग करेंगे। यह पार्टी में अलग थलग पड़ जाने और फिर उनके द्वारा गठित जनशक्ति परिषद के अधिक से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किए जाने के बाद अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। यह जनशक्ति परिषद ने इसके लिए सोशल मीडिया पर सदस्यता फॉर्म भी डाला है। इसे मिशन 1 करोड़ मेंबर का नाम दिया है। यहाँ आपको बता दें कि आरजेडी का भी लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाने का है, जबकि अभी वर्तमान में जनशक्ति परिषद के सदस्यों की संख्या 30,000 तो आरजेडी के सदस्यों की संख्या 86 लाख के करीब है। ऐसे में परिषद ने मेंबरशिप फॉर्म सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए लिखा है कि जनशक्ति परिषद का सदस्य बनने के लिए इस फॉर्म को भरें। बिहार के सभी 8,406 पंचायतों में जनशक्ति परिषद का अपना कार्यालय होगा और अपने ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी स्कूल, अस्पताल और थाना को दुरुस्त किया जाएगा। आरजेडी और जनशक्ति परिषद दोनों अलग अलग गतिविधियां चला रही है। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ऐसा करने का मकसद है कि साल 2024 में आरजेडी पर दबाव बना करके कई सीटों पर दावा ठोका जा सके। साल 2025 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। तेज प्रताप गरीबों वंचितों के मुद्दे पर उसी तरह चल रहे हैं जैसे अभी लालू प्रसाद यादव चलते रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में 32,700 पदों पर अंतिम रूप से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को अब 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिलेगा। जुलाई 2019 से चल रही नियोजन प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग ने गुरुवार को संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 22 जुलाई तक नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित मेधा सूची विद्यालय एवं विषयवार NIC की वेबसाइट पर प्रकाशित होगी। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान होने के साथ ही राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर भी गहमागहमी तेज है। इसको लेकर के बिहार की राजनीति में भी अटकलों और फिर दावों का बाजार गर्म है, जिसे जेडीयू के नेता ने भी हवा दे दी है। जहां पार्टी के नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए योग्य बताया तो फिर इस मुहिम में एनडीए की पूर्व सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी भी कूद पड़ी। जहां विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार में राष्ट्रपति बनने की सभी काबिलियत है। जब वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर पूरे बिहार के लिए गर्व की बात होगी। इससे बिहार की पूरी जनता को खुशी होगी। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की साफ छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये दूसरा मौका होगा जब बिहार से कोई दूसरा राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि एक सुलझे हुए नेता की है। ऐसे में उनके राष्ट्रपति बनने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों से भारत के संबंध में और प्रगाढ़ता आएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को कहा है कि निवेश आकर्षित करने के लिए नीति की शुरुआत के साथ राज्य जल्द ही कपड़ा और चमड़ा उद्योग का केंद्र बनने के लिए तैयार है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार कपड़ा और चमड़ा नीति 2022 बिहार का भाग्य बदल देगी। इस नीति को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को निवेशकों के सम्मेलन के दौरान पेश किया था। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये नीति बिहार में इस क्षेत्र के लिए नई उत्पादन इकाइयों के लिए दरवाजे खोलने का काम करेगी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा और कुशल कामगारों को काम के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरने की घटना में बिहार के एक मजदूर की हुई मौत पर मर्माहत है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना को काफी दुखद बताया है। उन्होंने इस घटना में मृत मजदूर के शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। सीएम नीतीश कुमार इस घटना में बिहार के एक मृत मजदूर के परिवार वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरे देश में कानून बनना चाहिए। जब बिहार के बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में एक मामले को लेकर के पहुंचे थे। इस क्रम में पत्रकारों ने जब उनसे धर्मांतरण कानून के विषय में पूछा गया तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरे देश में कानून बनना चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा था कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं है। जहां उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार यहां हमेशा अलर्ट रहती है, सभी लोग शांति से रहते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से निर्माणाधीन पुल टूट करके गिर गया है। इस बार ये हादसा बिहार के सहरसा जिला में हुआ है, जहां ढलाई के बाद पुल का एक हिस्सा टूट करके गिर गया, जिसमें 3 मजदूर घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर दियारा इलाके के कड़डूमर पंचायत के रामनगर गाँव के पास RCP पुल का निर्माण महिंद्रा कंस्ट्रक्शन 1 करोड़ 48 रुपये की लागत से करवा रही है। ढलाई के एक दिन बाद ही पुल का एक हिस्सा ध्वस्त होकर के गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और यहां निर्माण कार्य में लगे 3 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक युवक के शव को देने के एवज में पिता से 50,000 रिश्वत मांगने के मामले में नीतीश सरकार की चौतरफा फर्जियत हो रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले पर नीतीश सरकार को घेरा है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 17 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है, 8 सालों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, 40 में से 39 लोकसभा सांसद एनडीए के हैं। एनडीए को बिहार एवं बिहारियों से इससे अधिक और क्या चाहिए, जिससे कि चोर दरवाजे से सत्ता में आए जुमलेबाज लोग बिहार से गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार समाप्त कर सके। दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां शराबबंदी कानून की आज फिर से समीक्षा करने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार चल रही कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा सभी अधिकारी भी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 16 नवंबर के बाद आज पहली बार गहन समीक्षा होने वाली है। जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि राज्य भर में कानून का सख्ती से पालन हो रहा है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ आए दिन ऐसी खबरें, तस्वीरें सामने आ रही है जो शराबबंदी की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आज सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर के समीक्षा बैठक करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी समर्थकों ने उन्हें भगवान की संज्ञा देते हुए राजधानी पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाया है। 11 जून को यानी कि आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। आज लालू प्रसाद यादव 75 साल के हो गए हैं। यही वजह है कि लालू के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से आरजेडी के कार्यकर्ता मनाने की तैयारी कर चुके हैं। लंबे समय बाद जेल से बाहर निकले लालू प्रसाद यादव इस बार अपने जन्मदिन के मौके पर राजधानी पटना में मौजूद है। इस बीच उनके समर्थकों ने अलग अलग तस्वीरों के साथ पोस्टर लगा रखी है। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री काल के दौरान की गई कार्रवाई उनके पोस्टर में लगाई गई है। साथ साथ लालू प्रसाद यादव जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे उस वक्त की भी कुछ तस्वीरें हैं। जब कुछ तस्वीरें बहुत पुरानी है, जब लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता की बागडोर संभाल रहे थे। कई तस्वीरें लालू प्रसाद यादव अपने पुराने परिवार के साथ दिख रहे हैं। तो कई तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव जनसभाओं को संबोधित करते हुए एवं कई बड़े नेताओं से मिलते हुए भी साफ तौर पर दिख रहे हैं। वहीं लालू का पुराना स्टाइल लालू रिक्शा पर भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें लगाने वाले राजनेताओं का मानना है कि दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के महानायक, गरीबों के भगवान लालू प्रसाद का जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये पोस्टर राजधानी पटना के सबसे व्यस्त इलाके में वीर चंद पटेल पथ के अलावा राबड़ी आवास के बाहर भी लगाया गया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।